कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना घना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सूरज को देखकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वो एक जगह पहुंचा जहां उसे एक फेरी के कंकाल पर लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अंधेरा होने लगा और सारे परिंदे अचानक उड़कर चले गए। छुपने की कोई जगह नहीं थी और वो आदमी बहुत डर गया था, इसलिए वो एक दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन उसका बैड लक था कि वो ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हमने देखा कि कोई उसे खींच रहा था, लेकिन पता नहीं कौन खींच रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस समय वो जिस पेट स्टोर में काम कर रही थी, वहां उसके बॉस ने उसे एक तोते को जू छोड़ने का ऑर्डर दिया। मीना उस तोते को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। उसने रात उस तोते के साथ बिताई और सुबह होते ही जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते शायद उसने गलत मोड़ ले लिया और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हम पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे बाहर का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद कोई पास में होगा जिससे वो मदद मांग सके। वो अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा होने लगा और अचानक सारे परिंदे फिर से उड़ गए। मीना को अब डर लगने लगा था क्योंकि जमीन जोर जोर से हिल रही थी। उसे लगा कि कोई उसके करीब है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना उसका पीछा करने लगी और उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब मीना थक गई तो वहां रुक गई। तभी बूढ़ी औरत ने आवाज दी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से मेरी तरफ भागो। ये सुनते ही मीना फिर से भागी और बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। यह कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक अजीब कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहां 2 और लोग भी थे। मीना ने घबराकर पूछा, ये कौन सी जगह है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने मीना को आईने के सामने खड़ा होने को कहा क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना ने पूछा, कौन देखने आ रहा है? बूढ़ी औरत, जिसका नाम मैडलाइन था, ने जवाब दिया, वॉचर्स देखने आ रहे हैं। अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। मैडलाइन ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। वॉचर्स जिन्हें मैडलाइन कह रही थी, उन्हें अभी तक मूवी में नहीं दिखाया गया था, ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। रात गुजर जाती है और सुबह होते ही ये लोग बाहर निकल आते हैं। मैडलाइन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, पर मैडलाइन कहती है, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें वापस इस घर में आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर वो घबरा गई, लेकिन सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही। फिर भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। अचानक उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मैडलाइन उसे हौसला देती है और कहती है, तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम भी तुम्हारी तरह हारकर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और अजीब चीजें दिखाता है जो तुम्हें पागल भी कर सकती हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मैडलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले कई साइन बोर्ड दिखाती है जो जंगल में गोल घेरे में लगाए गए थे। मैडलाइन बताती है, ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये साइन दिखे तो इन्हें नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? मैडलाइन जवाब देती है, एक प्रोफेसर ने। रात हो जाती है और लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है, ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लाते थे जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कीरा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे।
कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे वॉचर्स यहाँ से ले गए थे। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 रूल समझाती है। यहाँ पर जिंदा रहने का सबसे पहला नियम यह है कि वो रात के वक्त अपना घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है। ऐसा करने पर वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि मिरर में दरार भी आ जाती है। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वो मीना से कहती है, मिरर की तरफ खड़े रहो। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता है। खैर ये रात कट जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? डैनियल नहीं में जवाब देता है। तब मीना डैनियल को समझाती है, मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए। शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल, जो खुद भी यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बात मान लेता है। अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ हो तो वो जल्दी से मीना को बाहर खींच सके। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सामान जरूर उन इंसानों का होगा जो जंगल में फंस गए थे। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल उस सामान को बाहर निकाल लेते हैं। इससे पहले कि मीना गड्ढे से बाहर निकलती, उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से नहीं देख पाई कि ये क्या था, लेकिन वो डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं जहां मैडलाइन उनसे पूछती है, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोलते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख सकें। मैडलाइन उन्हें समझाती रहती है, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स का इंतजार कर रहे थे ताकि इन्हें वो देख सकें। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं। बाहर जो भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आया है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलाइन उसे रोक देती है और कहती है, तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडलाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैडलाइन कहती है, तुम इसका इम्तिहान ले लो। उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानते हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि यह वॉचर है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगे शीशे को भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वे इन्हें नहीं मारते हैं। रात में इनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो गई थीं, इसलिए डैनियल और मीना ने तय किया कि वे मैडलिन को सच बता देंगे कि वे गड्ढे में गए थे। इस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है। अब ना चाहते हुए भी मीना वही रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया और सर्दियां आ गई थीं, लेकिन अब तक लोग यहीं फंसे हुए थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि एक दिन वह इसे पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने के कारण उनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। इसी दौरान मैडलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। उस समय डैनियल मैडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़कर सेफ हाउस में जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा होने वाला था। मैडलिन और मीना दरवाजा खटखटाती हैं और डैनियल से कहती हैं,
कृपया दरवाजा खोल दो, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब तो उन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई देने लगी थी। इस समय मीना और मैडलिन के साथ साथ दर्शकों को भी वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लंबे, पतले और खतरनाक दिखने वाले थे। अपने गधों से निकलकर ये इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम तक पहुंचते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है, तो वे उन्हें जंगल में ढूंढने चले जाते हैं। जब ये क्रिएचर्स दूर चले जाते हैं तो मीना और मैडलिन को मौका मिल जाता है कि वे दोबारा अपने सेफ हाउस तक आ सकें। इस बार वे जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार डैनियल दरवाजा खोल देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि अब उन्होंने उन क्रिएचर्स को देख लिया था। मैडलिन कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। असल में मैं इन क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि यहाँ फेरी होती हैं, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि ये तो मॉन्स्टर हैं और साथ ही बहुत अक्लमंद भी। ये रूप बदल सकते हैं। मैंने जिस क्रिएचर को देखा था उसने मेरे जैसा रूप बना लिया था, बस उसके बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे गड्ढे थे। उनकी हरकतों से मैंने अंदाजा लगाया कि ये हर रोज कुछ नया सीखते हैं, इसलिए वे रोज हमें ऑब्जर्व करते हैं और हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों के दौरान दरवाजे पर दोबारा खटखटाहट होती है। अब ये क्रिएचर्स भी उनकी तरह बोलने लगे थे और अंदर आना चाहते थे, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोलते हैं। अगर वे दरवाजा नहीं खोलते तो भी क्या होगा? उन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वे लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते हैं। इन लोगों को कहीं छुपने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अचानक डैनियल की नजर फर्श पर पड़ी। वहां फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। जैसे ही उसने कारपेट हटाया, उसे नीचे एक बनकर दिखा। ये लोग बिना वक्त गवाए बनकर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये लोग हैरान थे कि ये बनकर इतने समय से यहाँ था और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। बनकर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं थीं, जैसे कि हजारों दिन का खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और जरूरत का सारा सामान। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए उसने कंप्यूटर ऑन किया। इस कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था। उसे खोलने पर पता चला कि ये जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। डॉक्टर मार्टिन को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वे इन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बनकर बनाया था। वे इसी बनकर में रहते थे और पैसों का लालच देकर इंसानों को यहाँ लाते थे। रात में उन्हें ऊपर के कमरों में छोड़कर खुद बनकर में छुप जाते थे। फिर वे क्रिएचर्स इंसानों को खा जाते थे। डॉक्टर मार्टिन अपनी रिसर्च के दौरान बताते हैं कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि असल में फेरी थीं, जो पहले इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और जंगलों में फंसा दिया। काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और पंख चले गए। रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन को एक अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी गधों से बाहर आ सकती थी। वह फेरी बहुत अच्छी थी और उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे अपने साथ ले आए और वह फेरी उनके साथ रहकर सब कुछ सीख गई। लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा हो गया। इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियो थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए उसने आखिरी वीडियो प्ले किया जिसमें देखा कि प्रोफेसर ने खुद को और उस फेरी को मार डाला। मरने से पहले वह जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है। वह कहता है, शाम को जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं उसी दिशा में जाने से तुम लोग इस जंगल से निकल सकते हो। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था, अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वो दुनिया नहीं बना पाया जिसका मैंने सपना देखा था। मैं इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात सभी लोग बहुत होशियारी से काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। जब सभी लोग बनकर से बाहर निकले तो देखा कि वॉचर्स ने उनका सेफ हाउस पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर ने बताया था शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना ने अपने पास मौजूद तोते को आजाद कर दिया। जिस दिशा में तोता उड़ के जाने लगा, ये लोग भी उसी दिशा में चलने लगे। रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली। मैडलिन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया और इन्हें इस जंगल में छोड़कर चले गए। क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और जादू खो दिया है, इसलिए अब वे कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। चलते चलते ये लोग एक नदी के पास पहुंचे। फाइनली इस नदी के जरिए वे जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। अब वो फेरीज जो वॉचर्स थीं, जमीन से बाहर निकलने लगी थीं। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर दूर चले जाते, डैनियल को अपना साथी जॉन मिल गया। वह जख्मी हालत में था। डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, लेकिन इससे पहले कि डैनियल वापस आता, वे लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद कर रहा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। उसने अब उनकी आंखों के सामने डैनियल का रूप
ले लिया था। वे लोग डैनियल के लिए कुछ नहीं कर पाए। उस फेरी ने डैनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे जान से मार डाला। अब उन्हें समझ आ गया कि फेरीज इस नदी को पार नहीं कर सकती। फाइनली वे लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई है। इससे पहले कि वह उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती, उसे एक नई बात पता चलती है। वह ये थी कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो उनकी शादियां भी हो जाया करती थीं। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। उसे ये भी पता चला कि मैडलिन जो जंगल में मिली थी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की पत्नी थी। मीना कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलिन ने उसे ये बातें क्यों नहीं बताईं। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वह कीरा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मैडलिन से हम जंगल में मिले थे वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी। लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में कई साल पहले प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन फेफड़ों के कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ ही रहना चाहते थे। फिर प्रोफेसर को रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी पत्नी की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को मैडलिन जैसा बना दिया। मीना ये सब बता ही रही थी, तभी अचानक उसे एहसास होता है कि वह ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का रूप धारण किया हुआ था। जैसे ही असली कीरा वहां आती है, मैडलिन उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह तुरंत मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। लेकिन इससे पहले कि वह मीना को मार पाती, मीना उससे कहती है, तुम अकेली नहीं थी, तुम बहुत खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सच बताते ही अचानक मैडलिन के पास उसके पंख और उसका जादू वापस आ जाता है। इसके बाद वह मीना को छोड़कर उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्ते बाद दिखाई जाती है, जहां मीना अपनी बहन के पास गई है। जंगल और फेरीज वाले सारे हादसे के बाद वह बहुत डर गई थी और अब वह अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया, मुझे लगता है कि वो फेरी अभी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की बहन उसे कहती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो मीना के घर के नीचे थी। वह कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही थी, जो इस बच्ची के रूप में इंसानों की दुनिया में रह रही थी। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे द मूवी मिस्ट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।